नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद के लाइन पार थाना क्षेत्र में चल रहे एक कार्यक्रम में कुछ असामाजिक तत्वों ने व्यवधान डाल दिया। आरोपी युवकों ने कार्यक्रम में आई युवतियों के साथ छेड़खानी की। वहीं इस दौरान पथराव भी किया गया। पीड़ित पक्ष ने लूटपाट का आरोप भी लगाया है। दरअसल मामला जो है वो पूरा फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के चंदवार गेट नाले की पटरी का बताया जा रहा है, जहां आरएस गार्डन में कार्यक्रम चल रहा था। तभी अचानक कुछ लोगों ने कार्यक्रम में आई युवतियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और इसके विरोध करने के बाद उन्होंने पथराव भी शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोप है कि वाल्मीकि समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और जिसको लेकर मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने कार्यक्रम में पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आरएस गार्डन है साहब, यहाँ प्रोग्राम है रो वहाँ यहाँ पे घुसे आए ऊधम करो है और ईंट मार लूटपाट हाथों में लगी है लगे। किन लोगों ने मारपीट की है? वाल्मीकि है साहब, वाल्मीकि। किस बात को लेकर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ? हमें तो पता ना पड़ो कचू बात जे तो छेड़ रहे थे पहले। अरे दौड़ी मोड़ी, हाँ लड़कियों से छेड़ रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे। कौन सी जगह है ये? आरएस गार्डन। तो फिरोजाबाद में कार्यक्रम के दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों ने पथराव किया। आरोप है कि बदमाशों ने कार्यक्रम में शामिल हुई लड़कियों के साथ छेड़खानी की और जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने पथराव किया। तो फिरोजाबाद में कानून व्यवस्था का जो माहौल है उसे लेकर उपद्रवियों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उपद्रवियों ने कार्यक्रम में शामिल युवतियों के साथ छेड़खानी की। जब इसका विरोध किया गया तो नाराज उपद्रवियों ने कार्यक्रम में पथराव किया। इस कार्यक्रम में पथराव के दौरान कई लोग घायल भी हो गए। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और अब इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मोहित सेन, सपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम में युवतियों के साथ छेड़खानी होती है और फिर पथराव किया जाता है, तो कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में महिलाएं? नमस्कार जी, अलका जी नमस्कार। पहले तो मैं भाजपा का नेता हूँ, भाजपा का मंडल का महामंत्री, सपा का नेता नहीं हूँ। और ये जो घटना हुई है, ये घटना एसओजी के संज्ञान में भी है। 112 पे इस दिन कॉल भी करी थी, पुलिस भी आई थी और जांच भी इसकी चल रही है। बिल्कुल ही ईमानदारी से जांच चल रही है और महिला बहुत सुरक्षित है भाजपा सरकार में, ऐसी कोई बात नहीं है। अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, अपराधी घर पे छापे भी मारे जा रहे हैं। एसओ साहब बिल्कुल लगातार, एसएसपी जी के भी संज्ञान में है ये पूरा मामला। जी आवाज आ रही है मेरी? उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं और दूसरी तरफ फिरोजाबाद की ये घटना, महिला युवतियां कार्यक्रम में है, निजी कार्यक्रम में, उसके बावजूद भी उपद्रवी आकर वहां पर उनके साथ छेड़खानी करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो कहती है उसके इम्प्लीमेंट जो है प्रशासन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपराधियों में जो है वो खौफ नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है, अपराधियों को खौफ है। वो जब से ये अपराध हुआ है, जिन लोगों ने किया, जिस समाज में किया, उस समाज में पूरा भय। वो घर पे नहीं मिल रहे हैं, रोज पुलिस 24 घंटे में घर के राउंड मार रही है। घर वाले कहाँ पर रहेंगे लोग बता नहीं रहे हैं। जो पकड़े जा रहे हैं उनको जेल जा रहे हैं, सब जा रहे हैं।
जी। कोई भी नहीं है कि पुलिस प्रशासन खराब है या सरकार बेकार है, ऐसा कोई भी वो नहीं है। प्रशासन अपने पूरी तरीके से ताकत झोंक रहा है इनको पकड़ने में, और पुलिस महिलाएं हमारी बहुत सुरक्षित हैं। से जी, जिस तरीके की घटनाएं जो रोज है महिलाओं के साथ सामने आ रही हैं, कभी महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, कहीं मार्केट में उनके साथ बदसलूकी होती है। बार बार यही बीजेपी सरकार है जो सपा गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाती थी कि इनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ घटनाएं सामने आ रही हैं, देखो अलका जी, इससे क्या समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? अगर समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ये घटना जो है ये कहीं ना कहीं उनकी बात को साबित करती नजर आ रही है। नहीं, ऐसा मान लेते हैं, मगर पिछली जो 17 में सरकार थी, सपा सरकार, उसमें से कहीं ज्यादा महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं अभी जी, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। जिस लोगों ने दारू पीकर वहां पर बालिनी समाज के लोगों ने अभद्र की, ये पूरा मामला है, और महिला लड़कियों से अभद्र की उनने, उसके बाद मुकदमा भी दायर हुआ है और जांच भी चल रही है, पकड़े भी जा रहे हैं। अब कोई भी चीज अगर चूक हो जाती है तो उसका एकदम तो कोई कुछ हो नहीं सकता ना। अब पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन सर ऐसे लोगों पर नकेल तो कसी जा सकती है। जिस तरीके से योगी सरकार की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि जो माफिया है वो राज्य छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे में महिलाओं के साथ जो लोग गलत करने की कोशिश करते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे लोगों को सरकार मैसेज देने में कहाँ चूक रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन आया था, 112 पे कॉल पे आई थी पुलिस, उसके बाद वो लड़के अपने घरों में नहीं मिल रहे हैं, जिनके नाम से रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं। उसमें से 1-2 लड़के पकड़े गए हैं, मैं आपको बता दीजिए। एसपी आशीष तिवारी भी बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल संज्ञान लिया है, बिल्कुल इस पे एक्टिवेट है बहुत अच्छी तरीके से कि लड़कों को हर हालत में पकड़ा जाए। किसी भी महिला से किसी भी प्रकार की अभद्रता होती है तो हमारे प्रशासन, भाजपा सरकार अलर्ट रहती है। तो लगातार फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान युवतियों के साथ कुछ उपद्रवियों ने छेड़छाड़ की। जब इसका विरोध किया गया तो उपद्रवियों ने कार्यक्रम में पथराव भी किया। आपको बता दें कि आरएस गार्डन के पास एक निजी कार्यक्रम में युवतियां शामिल हुई थी, जहां पर कुछ उपद्रवी पहुंचे और वहां मौजूद युवतियों के साथ छेड़खानी करने लगे। मोहित सेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर युवतियों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची युवतियों से उपद्रवियों ने छेड़छाड़ की है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गया था। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन की टीम को दौड़ा लिया। अफसरों ने भागकर अपनी जान बचाई। तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। मामले में एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि लेखपाल और जेसीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित कृष्ण कुमार दीक्षित का कहना है कि उनका परिवार काफी लंबे समय से इस भूमि पर काबिज है। इस वजह से उनके परिवार के ही रिश्तेदार उनका विरोध करते चले आ रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत कर उनकी झोपड़ी में आग लगवा दी। ये लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े वो दीक्षित, मतलब काफी लोग आए। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर आए तो जो है, और बाकी तो निकल गया, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मतलब ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में ड्यूटी, वो ड्यूटी करते हैं आर्मी में, और ये जो है निक्कू। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता था? ये गौरव दीक्षित जो है ना, ये उनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपए से दे के जो है गिरवा दी हमारे, जो है जबरदस्ती गिरवा दी। अच्छा, डीएम से भी मिले थे आप? क्या डीएम ने क्या आश्वासन दिया? मिलने नहीं आई, और वो जो है एसडीएम लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित
मनीष चिरकुआरा, ब्रजेश, निर्मल मिल के आके सब लगा दी घर में आगी। मैं लोग अंदर रहते हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा गई। मम्मी जो मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ था? कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम लेखपाल और डीएम पर भी? हाँ, डीएम नेहा जैन ही सब साजिश करता है। मैं नेहा जैन है, गोरे दीक्षित है, ये साजिश करता है। अशोक, अनिल, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से ब्यूरो चीफ प्रभात त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, कानपुर में झोपड़ी में आग लगी और उसकी वजह से महिला और उसकी बच्ची की मौत हो गई और इस दौरान प्रशासन वहां पर बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंचा था। पूरी डिटेल में खबर बताइए एक बार हमारे दर्शकों को, और क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले में, इस बात की भी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो मैथा तहसील के मड़ौली गांव में जो अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी को जिंदा जलकर जो मौत हो गई थी, उसमें आग के लगते ही एसडीएम के साथ प्रशासनिक अफसरों और पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया था। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही कानपुर के एडीजी समेत अन्य अफसर मौके पर पहुंचे भी थे और पहुंचने के बाद जो गांव में जो था, जो माहौल था बहुत बिगड़ गया था, जिसकी वजह से पुलिस तैनात कर दी गई थी और उस पीएससी पुलिस सबको तैनात कर दिया गया था। जिसके बाद जो मामला जो है धीरे धीरे बिगड़ता नजर आया और उनके जो परिजन थे उन्होंने अशोक दीक्षित और अनिल दीक्षित और एसडीएम, डीएम और लेखपाल समेत कई अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसमें कई धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 302, 307, 436, 429, 323 और 34 और धारा 34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा जिनके नाम दर्ज हुआ थे, मेन लोग थे जिनका नाम था, एक तो सबसे पहले अशोक दीक्षित, जो उनके जो महिला के जो पति हैं, जो लगातार अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित और निर्मल दीक्षित जो साजिश था, जिनके लिए वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से आज ये हादसे का सामना करना पड़ा। और इनका सीधा कहना है कि इन लोगों की जो साठगांठ थी अधिकारियों, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो और चाहे लेखपाल हो, सबके साथ जो साठगांठ थी, जिसकी वजह से इस तरह का मामला हुआ था। और परिवारजन अभी भी न्याय की गुहार जो है पूरी तरह से लगा रहे हैं, जिसमें मुकदमे के बाद अनिल दीक्षित, अशोक दीक्षित, निर्मल और जो जेसीबी ड्राइवर था, इसके अलावा 10-12 उसके जो सहयोगी थे, एसडीएम मैथा, ज्ञानेश्वर प्रसाद थे, कानूनगो थे, लेखपाल मड़ौली थे, अशोक सिंह, 3 अन्य और लेखपाल थे, इन सब पे मुकदमा दर्ज किया गया था। और जो माहौल है अभी भी वहाँ का बहुत अच्छा नहीं है, बिगड़ा हुआ माहौल है। और इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कई नेता वहाँ पर जाने के प्रयास में थे, लेकिन बीच में ही उनको रोक लिया गया था। प्रभात, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? ड्राइवर और लेखपाल के अलावा जो आप नाम ले रहे हैं, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, जिनके ऊपर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके सपोर्ट में आकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। देखिए, परिवारजन जो आरोप लगा रहा है वो षड्यंत्र के तहत, तो उसका कहना है कि षड्यंत्र के तहत हमारे परिवार के साथ इस तरह का हादसे का सामना करना पड़ा और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को कहीं ना कहीं अपनी जान देकर ये अतिक्रमण का देखना पड़ा। और जिसमें कि ये है, पहले जो चेता लेखपाल की इसमें गिरफ्तारी कल हो चुकी थी, ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अभी अन्य जो गिरफ्तारियां हैं लगातार रूप से पुलिस प्रशासन आश्वासन दिए हुए है और उसका कहना है कि मैं कहीं इस पे सख्त सजा सबको दी जाएगी, लेकिन अगर षड्यंत्र करता अगर जो मतलब मेन लोग हैं उनको गिरफ्तारी के लिए अभी तक कोई पुलिस सनकने को तैयार नहीं है। प्रभात त्रिवेदी, जिस तरीके से महिला और उसकी बच्ची को मरने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे और छोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं आपको ये प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर ये एक तरीके से मनगढ़ प्रवृत्ति के अधिकारी नजर नहीं आते आपको, कि इन्हें लगता है कि ये बुलडोजर कार्रवाई करेंगे? जब परिवार अंदर था झोपड़ी में तो उन्हें निकालने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये एक सवालिया निशान नहीं है प्रशासन पर?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि अतिक्रमण हटाने गए थे तो क्या अतिक्रमण हटाने से पहले एक मतलब सूचना दी जाती है कि आप अपने घर खाली कर दें, अपना सामान खाली कर दें, और उसके बाद चीजों को क्या नाम है देखा जाता है। वहां पर रहने वाले जो सहयोगी अधिकारी होते हैं वो घरों की जांच करते हैं कि यहाँ पर कोई बच्चा तो नहीं है, कोई बड़ा तो नहीं है जो घर के अंदर है, और अतिक्रमण होने के बाद उसके साथ कोई वारदात हो जाती है। लेकिन ये कैसी ऐसी हिलावाली हो गई जिसके बाद ये आग लग गई और बेटी की और माँ की माँ जलने के बाद मर भी गई, और तब तक कहीं कुछ पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, सबसे बड़ी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि अधिकारी जो थे इतनी बड़ी लापरवाही है। और सबसे बड़ा इसमें जो मामला है कि डीएम इतनी बड़ी लापरवाही अपने अधिकारियों के, जो डीएम एक मेन होता है जिले का, उसके बाद वहां के जो अधिकारी लेखपाल और जिन लोगों को टीम में लगाया गया था, टीम गठित करी गई थी, उनसे ऐसी इतनी बड़ी मतलब भूल कैसे हो गई कि अतिक्रमण के दौरान वहां पर वो माँ और बेटी अंदर रह गए और क्या आग लग गई, और आग लगने के बाद वो मर भी गए, तब तक कोई सनकने को तैयार नहीं था। ये बहुत बड़ी मतलब देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा कष्ट वाली बात है कि सरकार बुलडोजर का जो देखिए प्रदेश सरकार का नाम खराब करने की भी बात कहा जा सकता है कि सरकार बुलडोजर अपराधियों पर चला रही, लेकिन ये जो है जो लोगों ने नाम दे दिया खूनी बुलडोजर, तो कहीं ना कहीं ये खूनी बुलडोजर के रूप में ही सामने आ रहा है कि अभी तक अपराधियों पर चल रहा था, अब वो अधिकारियों ने मनमानी के तहत आम आदमी का चालू कर दिया अतिक्रमण के माध्यम से, जिसका सामना इस माँ और बेटी को करना पड़ा मौत अपनी जान देकर। प्रभात, इस मामले में पीड़ित परिवार की क्या मांग है, क्या चाहता है पीड़ित परिवार? क्योंकि कुछ देर पहले ही पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी उठाने की स्वीकृति जो परिवार की तरफ से दी गई है। देखिए अलका, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए पीड़ित परिवार, सबसे बड़ी बात तो ये हमेशा मतलब पीड़ित परिवार एक ही चीज चाहता है, सबसे पहले न्याय। कि आप उसको एक मतलब सरकार अगर तो कुछ मुआवजे के रूप में पैसा दे देती तो वो भी मुआवजा उसके लिए नहीं, लेकिन उसके जो व्यक्ति की जो जान गई है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो और उसकी जान की भरपाई ना प्रदेश सरकार कर सकती है, ना मतलब चाहे वो क्या नाम है जिला प्रशासन कर सकता है, या जो लोग इनमें षड्यंत्र में कोई भी इस मौत की भरपाई नहीं कर सकता है मुआवजा देकर। जी। तो पीड़ित परिवार सबसे पहले तो न्याय की गुहार लगा रहा है सरकार से कि उनको न्याय दे। और रही बात क्या नाम है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, तो कल ब्रजेश पाठक जो थे वो भी फोन पर आश्वासन कि मैं न्याय दिलाऊंगा। लेकिन देखिए एक चीज समझिए, अगर जो प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं चीजों को अधिकारियों पर लगाम कसते होती तो ये वारदात होने से बच सकती थी। और आज अधिकारी बेलगाम हो चुका है पूरी तरह से आम आदमी पे। इससे पहले बलवंत सिंह का मामला हुआ था जिसमें पुलिस ने पीट कर बलवंत सिंह को मार दिया था। जी। प्रभात, एसडीएम के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या कानपुर देहात के डीएम के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए अभी तक देखिए एक एक करके कार्रवाई की जा रही है, लेखपाल हो गए, ड्राइवर हो गया, इन सबको, लेकिन जो मेन मुखिया है उससे अभी तक कोई कार्रवाई। देखिए इसमें डीएम का जो मामला है वो कहीं ना कहीं संगीन है कि कार्रवाई डीएम से शुरू करनी चाहिए, जिससे नीचे अधिकारियों को लगने लगे कि नहीं गलत हुआ। और जब कार्रवाई डीएम के ऊपर हो और उसके अलावा क्या नाम है जिला प्रशासन में तो मेन लोग थे, और उसके बाद जो षड्यंत्र में जो नामित थे अशोक दीक्षित, निर्मल दीक्षित या जो लोग भी दीक्षित परिवार के जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जी। प्रभात, कानपुर देहात की एसडीएम नेहा जैन है, उनका नाचते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जबकि कानपुर में इतनी आग लगी हुई है, एक पूरा परिवार तबाह हो गया सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। एक तरीके का प्रशासन का एक लापरवाह रवैया नहीं नजर आता? देखिए जिला प्रशासन ये अधिकारी जो होते हैं ये केवल कहने के लिए मतलब होते हैं कि जनता के साथ हैं, लेकिन जब ये अपने इसमें आते हैं, बराबर में कहीं बैठते हैं तो अपनी खुशियों में खुश रहते हैं, फिर वो जनता के बीच में क्या हो रहा है, जनता को किस चीज का कष्ट है, उस चीज का कोई सामना नहीं करते हैं, और उन चीजों को केवल वो मतलब एक औपचारिकताएं निभाने का कार्य करते हैं। अगर तो नाचने का वीडियो वायरल हुआ है तो वायरल होने के बाद ये भी तो देखिए कि स्थितियां मतलब अगर तो इतना बड़ा मामला था, यहाँ लोगों के मतलब कानपुर देहात में लोग सहम गए हैं, लोग डर गए हैं, और नेहा जैन जो है वो नाचते हुए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही शर्मनाक बात है।
जी प्रभात, जिस तरीके से प्रशासन से लोगों को न्याय की उम्मीद होती है और अगर वही प्रशासन अन्याय कर दे, भले ही वो मान लीजिए जमीन पे अतिक्रमण किया गया था, लेकिन प्रशासन उसके पहले नोटिस दे सकता था, बाकी सारी कानूनी कार्रवाइयां करने के बाद बुलडोजर चलाया जाता। और अगर बुलडोजर चलाया भी गया तो सबसे पहले प्रशासन को ये बात सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि जिस जगह पे वो बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं वहां किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी जनहानि ना हो। और इसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मनमाना रवैया अपना रहे हैं। सबसे बड़ी बात बल्कि बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि मतलब सबसे कि नोटिस दी जाती है लगभग एक दिन 24 घंटे पहले, फिर उसके बाद 3 घंटे पहले से फोर्स तैनात होती है, घरों की जांच करी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो लगातार रूप से सामने आ रही है ना कि ये लापरवाही बहुत बड़ी है कि चीजों को क्या नाम है देखा जाए तो घर कैसे माँ बाप बेटी घर के अंदर रह गई और कैसे क्या नाम है उसकी मौत हो गई, कैसे जलकर उसकी मौत हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। प्रभात, ये भी आरोप विपक्षी दलों के द्वारा लगाया जा रहा है कि उनके नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ देखिए, एक तरफा राज कह सकते हैं, एक तरफा राज कहा जा सकता है प्रदेश सरकार का कि मतलब अगर तो प्रदेश सरकार के जो सत्ता पक्ष के नेता है वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं तो उनको मिलने दिया जा रहा है, और विपक्ष के जो नेता है जो मिलने जा रहे हैं उनको रास्ते में रोक लिया जा रहा है, चाहे वो न्याय की गुहार के लिए जा रहे हो या किसी चीज के लिए जा रहे, राजनीतिक रोटियां सेकने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो सत्ता पक्ष के राजनीतिक लोग हो चाहे विपक्ष के राजनीतिक लोग हो, सब अपनी राजनीति की रोटियां सेकने जा रहे हैं वहां पर। और इससे सबसे बड़ी बात है ना कि सत्ता पक्ष मतलब जो राजनीतिक रोटियां है इससे उस परिवार को क्या सुविधा मिल सकती है और क्या उसकी जो उस दुख को कम करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात है ना कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने कार्य को कर रहा है, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वो राजनीतिक सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो बुलडोजर ये खाली अतिक्रमण के लिए जो चलाया गया था, हर शहर बहुत सारे शहर कानपुर देहात और कानपुर नगर में बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण हैं जिन पर बुलडोजर आज तक नहीं चला है। बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं जो अवैध बनी हुई है, जिनका आज तक क्या नाम है बुलडोजर नहीं चला है। प्राधिकरण के अंदर आज भी क्या नाम है अवैध इमारतों का एक बड़ा क्या नाम है गढ़ बना हुआ है कानपुर विकास प्राधिकरण, जिससे अभी तक कोई बुलडोजर नहीं चलता है और सांठ गांठ के तहत सब चीजें खत्म हो जाती है। एक गरीब की झोपड़ी गिराने के लिए अतिक्रमण चल भी जाता है और अतिक्रमण गिरा भी दिया जाता है और तुरंत से क्या नाम है नोटिस भी जारी हो जाती है, बिना जांच पड़ताल के सारी चीजें हो जाती हैं और उसके बाद तो उसका सामना ये करना पड़ता है कि एक माँ और बेटी को अपनी जान देकर सरकार को सरकार ये देख लेती है कि नहीं कि अतिक्रमण हटाने के बाद एक जान चली गई। प्रभात, इस मामले में डिप्टी सीएम ने भी बात की, आपने कहा, तो क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, क्या सांत्वना दी गई पीड़ित परिवार को या कुछ मदद की भी बात कही गई है डिप्टी सीएम की तरफ से पीड़ित परिवार को? देखिए, जो कल वीडियो चैनल डिप्टी सीएम का वायरल हुआ था जिसमें डिप्टी सीएम कह रहे थे कि नहीं मैं आपके साथ परिवार के साथ हूँ, मैं आपके परिवार के साथ हूँ। लगभग 2 से 2.5 मिनट का वीडियो था जिसमें वो लगातार उनसे कह रहे थे कि मैं आपके परिवार के साथ हूँ, हर तरह से हर संभव मदद करूंगा। लेकिन अब फिर मैं वही कहूंगा बात, ये सारे कार्य जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हर व्यक्ति अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कार्य करता है। और लेकिन जिस परिवार को 2 लोगों की जान गई है उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, ये सबसे बड़ी बात। प्रभात, कुछ मदद मुहैया कराई गई है शासन या प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को? अभी केवल आश्वासन दिया जा रहा है और रही बात मदद, तो मदद के रूप में मुआवजा दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, लेकिन उस जो 2 लोगों की जान गई है उसको वापस नहीं करा जा सकता है। जी प्रभात, पीड़ित परिवार के जिस तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि गांव के ही अशोक दीक्षित और अनिल दीक्षित जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी साठगांठ पे, उनके इशारे पे प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं कानपुर का जो प्रशासन है उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े हो रहे हैं कि वो लोगों के प्रभाव में आकर काम कर रहा है? हो सकता है, बताना चाहूंगा कि जो अनिल दीक्षित है और जो ये जो दीक्षित परिवार है हो सकता है दबंग भूमाफिया परिवार हो जो क्या नाम है जो सरकार के अधिकारियों के साथ हमेशा साठगांठ में रहता हो और ये जमीन कोई बड़ा मतलब खाली कराने का मुद्दा हो, बड़ा मुद्दा हो जिसमें उसका कुछ एक बड़ा लाभ हो रहा हो, सरकार को एक बड़ा हो सकता है, प्रशासन को इसमें बड़ा क्या नाम है एक मतलब कह सकते हैं कि एक
मोटी धनराशि किसी रूप में दी हो या कहीं से किसी भी तरह साठगांठ करके, तो इस वजह से क्या नाम है, ये तो बड़ी बात है ना कि एक भूमाफिया, एक अगर तो डायरेक्ट कोई आदमी आरोप लगा रहा तो कहीं ना कोई बात होगी ना कि साठगांठ है, तभी तो वो गिरा दिया गया। वरना हमने आपसे कहा ना कि शहर के अंदर कितनी इमारतें और कितने ऐसे अवैध जगह पड़ी है जिनको आज तक सरकार ने गिराई, केवल नोटिस काटती है और नोटिस काटने के बाद वो नोटिस कट जाती है, फिर नोटिस से कट जाती है, फिर नोटिस कट जाती है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उस पर भी सेटिंग होती है कि इसको इस चीज को नहीं गिराना है। लेकिन यहाँ सेटिंग सरकार के साथ, सरकार के लोगों के साथ थी, इसको गिराना है तो गिरा दिया गया। प्रभात, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई है परिवार पर और महिला और उसकी बच्ची का मौत हुआ है, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। इस तरीके का आरोप जो है वो सरकार पर लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। चाहूंगा कि ब्राह्मण विरोधी सरकार का जो आरोप लगाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि जिसने उसका अतिक्रमण गिराया है वो भी ब्राह्मण है और जो मरा है वो भी ब्राह्मण है। तो ये बात तो मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक आम जनमानस, एक गरीब परिवार का गिराया गया है, ये चीज के लिए हम बार बार कहेंगे कि सरकार की पूरी जो बुलडोजर नीति है और जो बुलडोजर नीति को सही जगह उपयोग नहीं करा जा रहा है, इसका दुरुपयोग अधिकारी कर रहे हैं और सरकार के नाम को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी आलोचना की गई है इस मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी ने कहा है कि ये योगी सरकार की क्रूर नीति है, बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है क्रूर चेहरा है, सत्ता का घमंड है उन्हें। तो क्या लगता है कि क्या सरकार जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को वो मैसेज देने में विफल हो रही है कि अधिकारियों और अधिकारी जो हैं वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें, आम जनता की सहूलियतों का ध्यान दें। इस बीच में जो पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, आम लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि प्रशासन जो शासन की तरफ से छूट मिली हुई है उसका गलत फायदा उठा रहा है? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर तो कांग्रेस जो पार्टी है वो अगर जो कह रही है कि बुलडोजर के जो क्रूर तरह से उपयोग करा जा रहा, तो देखिए सरकार जो है कहीं ना कहीं बुलडोजर नीति में पूरी तरह से सफल नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अपराधियों पर तो कड़ी कर रही है, लेकिन इस बीच में अधिकारियों की साठगांठ में होता है कि मतलब आम जनमानस के साथ गलत चीजों का गलत सामना करना पड़ जाता है। और जिसको लेते हुए देखिए प्रदेश सरकार जो बुलडोजर की नीति लाई थी वो अपराधियों के लिए लाई थी, बड़े भूमाफियाओं के लिए लाई थी, और जो भी प्रदेश में बड़े मतलब भूमाफिया है और अपराधी थे उनके लिए लेकर आई थी। लेकिन इसका दुरुपयोग अधिकारियों ने साठगांठ के तहत शुरू कर दिया कि 10 जगह अगर तो अपराधियों के साथ कार्रवाई करेंगे तो कम से कम 4 जगह वो क्या करते हैं, अपराधियों की साठगांठ करके, अपराधियों से साठगांठ करके गरीब लोगों को परेशान करेंगे डरा कर। ये चीजें सामने कर, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को जो है ये अधिकारी धूमिल कर रहा है। उसके पीछे कारण है सरकार खुद। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है इसने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है। जिस खुली छूट देने के स्थिति में ये आज सामने इस चीज का देखिए सामना करना पड़ रहा है कि सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि सरकार ने जब लगाम नहीं लगाई अधिकारियों पे, जिसकी वजह से इस चीज का सामना करना पड़ा। आज जो मामला पैसा का हो गया है इसका सामना करना पड़ रहा है। प्रभात, सरकार अगर तो अधिकारियों पर लगाम लगाई होती तो आज ये चीज कभी ना हो पाती। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कानपुर देहात में प्रशासन की लापरवाह कार्रवाई की वजह से मां बेटी की झोपड़ी में जलकर मौत हो गई। प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, लेकिन वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में आग लगी और महिला और उसकी बच्ची जलकर मौत हो गई। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते महिला ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया है, वहीं नदी किनारे मौजूद मछुआरों ने महिला की जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के रेस्क्यू कर उसे नदी से बाहर निकलवाया और सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, महिला ने आत्महत्या की कोशिश की है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, का बता दूं ये पूरा ही मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल
का है, जहां पर एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते पुल पे जो है छलांग लगाई है, जिसके बाद वहां मौजूद स्थानीय मछुआरों ने जो है उस महिला को जो है बाहर निकाला है। फिलहाल पुलिस की बात करें तो पुलिस मौके पर मौजूद है और उस महिला की फिलहाल में हालत जो है वो प्रबल बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। सत्यम, महिला कहाँ से है? कुछ इस बारे में, महिला के बारे में कुछ जानकारी है? बिल्कुल अलका, बताते अभी फिलहाल स्थानीय पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार कहाँ से महिला आई थी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो उन्होंने बताया कि महिला काफी देर से उस पुल के पास में खड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस वहां पे जो मौजूदा पुलिस है, जो बराबर जो है प्रशासन के द्वारा जो है लगाया जाता है कि आए दिन अगर ये ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन पे लगाम लग सके, बावजूद वहां पे काफी देर वो महिला खड़ी रही, जिसके बाद में उसने जो है छलांग लगाया। तो आखिरकार वो जो मौजूदा जिनकी ड्यूटी थी उस पुल के पास में, वो आखिरकार कहाँ थे, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और ये घटना घटी है, फिलहाल वो महिला की जो है हालत नॉर्मल है, अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। अलका, सत्यम, यमुना के पुल से महिला छलांग लगाती है, अक्सर बार बार ऐसी जगहों को सुसाइड पॉइंट के तौर पर देखा जाता है, तो क्यों सरकार जाली लगाने का काम नहीं कर रही है ऐसी जगहों पर? क्योंकि आए दिन वहां से छलांग लगाने की, आत्महत्या करने की खबरें सामने आती रहती हैं, तो क्या वजह है कि प्रशासन की तरफ से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल अलका, हमीरपुर जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर जो है आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए हमीरपुर का जिला प्रशासन वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अनदेखा करता है और आए दिन ये वारदातें होती हैं। फिलहाल हमीरपुर जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लग सके। अलका, सत्यम, क्या कुछ क्या बात चल रही है? यमुना क्या जो पुल है जहां से महिला ने छलांग लगाया है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से नेट या जाली लगवाने की बात चल रही है, या फिर अभी तक प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई रुचि नहीं ली गई है? बिल्कुल अलका, बता दें कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो उन सब चीजों को अनदेखा कर रहा है। इन सब चीजों को गौर में रखते हुए कहीं ना कहीं इससे संबंधित जो जाली है वो कहीं ना कहीं लगवाना चाहिए, जिसकी वजह से जो वारदातें हैं वो न घटित हो। बावजूद जाली न होने की वजह से ये आए दिन ये वारदातें होती हैं। फिलहाल जो मछुआरे हैं वो कहीं ना कहीं रामबाण साबित होते हैं और लगभग 80% जो पेशेंट होते हैं जो ऐसे वारदात करते हैं उनको जो है मछुआरे बचा लेते हैं। बावजूद 20% लोग फिर भी अपनी जान गंवा देते हैं मछुआरे न होने की वजह से, लेकिन ये मछुआरों का काम नहीं है। वहां पर जिला प्रशासन की कुछ लोगों की मुस्तैदी भी होती है पुलिस की, लेकिन पुलिस का लचर रवैया भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां के स्थानीय लोगों को कहना है कि इस मामले पर वहां पर जो महिला थी वो काफी देर वहां पर पुल के पास खड़ी रही, जिसके बाद में उसने छलांग लगाई, तो वहां पर आखिरकार वो पुलिस वाले कहाँ थे, जिसके बाद में ये वारदात को जो है उस महिला ने अंजाम दिया। लेकिन अगर पुलिस वाले ये सब चीजों पर सख्ती नहीं देते तो आने वाले समय में इस मामले पर भी कोई बड़ी वारदात हो सकती थी। अलका, सत्यम, क्या वहां पुल के नीचे किसी गोताखोर की ड्यूटी नहीं लगती है? क्योंकि अक्सर ऐसी वारदात सामने आती है। देखो, गोताखोर की बात करें तो गोताखोरों के द्वारा जो है शासन प्रशासन के द्वारा जो है वहां पर इंतजाम नहीं किए गए। मैं आपको मौजूदा स्थिति की बताऊं तो जो वहां पर मछुआरे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए भगवान साबित होते हैं, जिला प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित होते हैं, क्योंकि 80% लोगों को यही मछुआरे जो है बचाते हैं। जेल का सत्यम, क्या इस घटना के बाद पुल पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई है या फिर अभी भी वही हालात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वहां पे 2 लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है ताकि जो ये घटनाएं हैं उन पे जो है लगाम लगाया जा सके। बावजूद वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को गौर नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां हमारे पास जो जानकारी स्थानीय लोगों के जो बयान आए हुए हैं उनके आधार पर उनका कहना है कि वहां पर महिला काफी देर से खड़ी थी,
ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है कि अगर वो महिला काफी देर से खड़ी थी तो वहां के जो मुस्तैदी थी पुलिस की, वो आखिरकार कहां थे? सबसे बड़ा सवाल ये होता है अलका जी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय गोताखोरों ने, मछुआरों ने महिला को बचाया और स्थानीय पुलिस ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां महिला की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं रायबरेली में नकल विहीन परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में कुल 118 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा संचालित होगी। सभी केंद्रों को 7 जोन और 20 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में डिप्टी एसपी और एसडीएम की तैनाती होगी, जबकि सेक्टरों की जिम्मेदारी जो है वो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को दी गई है। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा में नकलचियों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। सभी केंद्रों पर कम से कम 4 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। प्रशासन ने इस दौरान स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात करने की बात कही है। केंद्र की हर गतिविधि पर निगाह रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रायबरेली में 118 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। जगह जगह परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। अभी जो बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो रही है, इसमें हमारे ज़िले में लगभग 118 परीक्षा केंद्र हैं और 76,000 छात्र इसमें परीक्षा देंगे। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट नामित हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स नामित है। सचल दल गठित है। सबकी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग की जा चुकी है। सबको स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। केंद्र व्यवस्थापकों की भी ब्रीफिंग की गई है और सीसीटीवी मॉनिटरिंग को भी उस पर भी ध्यान दिया जा भी रहा है और सभी व्यवस्थाओं का जायज़ा समय समय पर लिया जा। 16 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए जनपद रायबरेली में व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध है। इस संबंध में जनपद रायबरेली में 118 सेंटरों पर बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। प्रत्येक सेंटर पर कम से कम 4 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे 118 सेंटर को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है और जिसमें जो जोन के प्रभारी हैं वो हमारे डिप्टी एसपी और उपजिलाधिकारी हैं और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर शुक्ला, रायबरेली में बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से नकल विहीन परीक्षा के लिए किया जा रहा है? डिटेल में बताइए। देखिए, जो है प्रदेश सरकार के निर्देश पर जो है वो नकल विहीन बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए अधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है। उसी के तहत जो है आज जो है जिला अधिकारी और जो है पुलिस की एक मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि जो है 118 परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं उसमें इनको 7 जोनों में बांटा गया है और एक जोन में जो है वो डीएसपी रैंक के अधिकारी जो मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो है वो 7 उड़न दस्तों भी बनाए गए हैं जो जाकर जो है परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग करेंगे। और शंकर, क्या कुछ जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, उनकी परीक्षा केंद्रों पर एक परीक्षा केंद्र में जो है 5 जो है वो पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। साथ में सीसीटीवी लगाई गई है जो है कंट्रोल रूम से पूरी तरह से मॉनिटर होगी। इसके अलावा 7 उड़न दस्तों को भी तैनात किया गया है जो परीक्षा केंद्रों पर जाकर अचानक छापे मारेंगे और जो पूरे परीक्षा केंद्रों को 30 सेक्टर और 7 जोनों में बांटा गया है और 7 जोन की जो जिम्मेदारी है वो डीएसपी रैंक के अधिकारी की है, जिसको जाकर जो है परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग करानी है। तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से जो है वो तैयार नजर आ रहा है। ओम शंकर, नकल माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है इंतजाम?
बिल्कुल, अगर नगर माफियाओं की बात करी जाए तो प्रदेश सरकार पहले ही बोल चुकी है कि नगर माफियाओं के ऊपर सीधे एनएसए की कार्रवाई होगी। इससे नकल माफियाओं में एक दहशत भी व्याप्त है और ये मान के चला गया है कि जिस तरह से जो है वो रायबरेली के जिला प्रशासन ने तैयारी की है, उससे नकल माफियाओं की वारदात गलती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली में बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से बैठक की गई, वहीं केंद्रों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।